मिस्र के पिरामिड और ममीज के रहस्यों के बारे में तो आपने सुना ही होगा। तो हाल ही में ममीज पर रिसर्च हुई है जो कि हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको पिरामिड्स के बारे में थोड़ा बता देते हैं। मिस्र के पिरामिड दुनिया के सबसे प्रसिद्ध मानव द्वारा बनाए गए स्ट्रक्चर में से एक है। कहा जाता है कि राजा महाराजाओं के शव को ममीज के रूप में सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया था। वैसे तो मिस्र में 138 पिरामिड हैं। इनमें से सबसे प्रसिद्ध गिजा का पिरामिड है। इसे तो ग्रेट गिजा पिरामिड भी कहते हैं, जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। गिजा पिरामिडों का निर्माण 2560 ईसा पूर्व में किया गया था, जो सबसे ऊंचा पिरामिड है। उसकी ऊंचाई 481 फीट है। इसमें 22 लाख पत्थर के टुकड़ों को यूज किया गया है, जो वजन में लगभग 2 से 30 टन तक है और कुछ तो 80 टन तक के भी हैं। 23 साल में बन के तैयार हुआ था। अब क्वेश्चन यह उठता है कि 23 साल लगाकर सिर्फ एक डेड बॉडी रखने के लिए क्यों बनाया गया होगा इस विशाल स्ट्रक्चर को? क्या रही होगी इसके पीछे की मान्यताएं और परंपराएं? या ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। और जिनको नहीं पता हो कि ममीज किसे कहते हैं, उन्हें हम बता देते हैं कि मृत शरीर को कई सालों तक सुरक्षित रखने के लिए उसे कपड़े में लपेटकर कब्र में रख देते हैं, जिसे कि मम्मी कहते हैं। सदियों पहले सोने के ताबूतों को यूरोप ले जाने के बाद भी प्राचीन मिस्र की मम्मी अभी भी लोगों की कल्पनाओं को स्पष्ट रूप से आकर्षित करती हैं। शायद हम उनके रीति रिवाजों, परंपरा और इंजीनियरिंग की भव्यता से चकित हैं, क्योंकि अगर पिरामिड्स को बनने में 23 साल का समय लगा था, तो इस हिसाब से देखा जाए तो हर दिन 3 मिनट में एक पत्थर रखना पड़ेगा, तब जाके 23 साल में गिजा का पिरामिड बनेगा। लेकिन उस समय के हिसाब से तो यह नामुमकिन लग, क्योंकि तब अभी की जैसी ना ही कोई क्रेन थी और ना ही तब पहियों का आविष्कार हुआ था। तो फिर इतना जल्दी ये पिरामिड बन के तैयार कैसे हो गया? और इसीलिए हम चकित हैं। लेकिन नई खोजें इन प्राचीन मान्यताओं के बारे में वैज्ञानिकों की धारणा को चुनौती देती है। एक बायोमेडिकल इजिप्टोलॉजिस्ट ने प्राचीन आबादी के जीवन के बारे में जानने के लिए 10 साल तक एक मम्मी पर रिसर्च किया, जो मम्मी को कैसे, क्यों और कब बनाई गई इस बारे में हमारी समझ को बदल देता है। यह ज्यादातर नई वैज्ञानिक खोजों द्वारा संचालित किया गया है। तो आज के वीडियो में हम मम्मीज के बारे में 5 सबसे महत्वपूर्ण नई रिसर्च के बारे में जानेंगे, जिन्होंने इस प्राचीन प्रक्रिया के बारे में हम जो जानते थे उसे बदल दिया है। नंबर 1, अब तक खोजी गई सबसे पुरानी मम्मी ओल्ड किंगडम युग की है। लगभग 2500 से 2100 बीसी की है, और तब मिस्र के लोगों ने ताबूतों का अधिक उपयोग करना शुरू कर दिया था। ये मम्मी बहुत रेयर है, लेकिन हमें बताती है कि इस मम्मी को शव लेपन द्वारा बनाया गया था। पुराने साम्राज्य काल से पहले की मम्मियों के बारे में सोचा जाता था कि वे गर्म सूखी रेत में काटे गए कब्रों में शवों को दफना कर नेचुरली बनाई गई है। वैज्ञानिकों ने सोचा कि शवों को ताबूतों के अंदर सुरक्षित रखने के लिए शव लेपन विकसित किया गया था। लेकिन 2014 और 2018 में एक रिपोर्ट से पता चला कि 6000 साल पहले मृतकों की त्वचा को संरक्षित करने के लिए रेजिन और इत्र का यूज किया जाता था। इससे पहले के ताबूत आम थे और पुराने साम्राज्य के युग से बहुत पहले थे। नंबर 2, मम्मीकरण में यूज किए जाने वाले मम्मियों और बर्तनों की रिसर्च की, जिससे पता चला कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर मम्मी बनाने के तरीके अलग अलग थे। प्रत्येक एरिया की अपनी समलेपन कार्यशालाएं थी, जहां एक जटिल और बारीकी से संरक्षित अनुष्ठान में मम्मियों का उत्पादन किया जाता था। थेबस जैसे राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में रहने वाले एम्बलमर्स के पास एक व्यापक व्यापार नेटवर्क था, जिसके हिस्से के रूप में नवीनतम मम्मीकरण सामग्री तक पहुँचती। मरुस्थल जैसे अधिक दूरस्थ क्षेत्रों में शवलेपन करने वालों को काम चलाना पड़ता था। शरीर को सुखाने के लिए यूज किए जाने वाला नेट्रॉन नमक बाहरी और ट्रांसपोर्ट के लिए कठिन था। रेजिन और इत्र महंगे हो सकते थे, क्योंकि अन्य विलासिता की वस्तुओं के बदले में उनका लंबी दूरी तक व्यापार किया जाता था। इससे इन दूरस्थ क्षेत्रों में समलेपनकर्ताओं ने रचनात्मक तकनीकों का विकास किया। फॉर एग्जाम्पल, वे मम्मी के बंडलों को अधिक कठोर बनाने के लिए या मम्मीकरण के दौरान गिरे हुए शरीर के अंगों को जोड़ने के लिए लाठी का यूज करते थे। उन्होंने मिश्रित मम्मी भी बनाई, जो कई लोगों के अंगों से बनी थी। लेकिन हम पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं कि विभिन्न क्षेत्रों या समय अवधि में मम्मीकरण में प्रयोग कैसे उभरा। नंबर 3, मम्मीकरण के बारे में हमारे पास जो भी जानकारी है वह ज्यादातर 2 प्राचीन ग्रीक लेखकों से आती है, हेरोडोटस और डियोडोरस सिकुलस। वे मम्मीकरण के चरणों का वर्णन करते हैं, जैसे नाक के माध्यम से मस्तिष्क को निकालने के लिए हुक का उपयोग किया जाता था। वे हमें यह भी बताते हैं कि शरीर में दिल को छोड़कर बाकी सब हिस्से निकाल लिए जाते थे, क्योंकि दिल को इसके बाद के जीवन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता था। सीटी स्कैन के यूज से रिसर्च की, उसमें दिखा कि मम्मीकरण के नियम हेरोडोटस और
थियोडोरस सिकुलस के विचार से कम कठोर थे। ज्ञात मम्मियों में से केवल 1/4 के पास ही उनका दिल शरीर में बचा है और कई मम्मियों के पास अभी भी दिमाग है, यानी कि सारी मम्मियों से वह दिमाग नहीं निकालते थे। यदि शव लेपन करने वालों ने मस्तिष्क को बाहर निकाल लिया था तो वे कभी कभी चेहरे को नुकसान नहीं पहुंचाने के लिए अलग अलग तरीकों का यूज करते थे, जैसे खोपड़ी के निचले हिस्से में और अलग अलग रास्तों से नाक में छेद पाए गए हैं जहां से ब्रेन को निकालते थे। नंबर 4, प्राचीन मिस्र में ताबूतों के लिए लकड़ी रेयर और महंगी थी। हर कोई एक नया ताबूत या लिनन रैपिंग नहीं खरीद सकता था। न्यू किंगडम में एक अच्छा ताबूत, लेकिन एक शानदार नहीं, जिसकी कीमत लगभग 5 बकरियों या फिर 250 रोटियों के बराबर थी। अपसाइकिलिंग और पुनर्चक्रण आधुनिक अवधारणाएं नहीं है। पैसे बचाने के लिए शव लेपन करता अक्सर उपयोग में आने वाली कब्रों से ताबूत ले जाते थे। नए मालिक के नाम को शामिल करने के लिए इन्हें फिर से रंगा जाता था या कभी कभी भागों को यूज किया जाता था नया ताबूत बनाने में। लेकिन कीमती सामान की तलाश में अक्सर लुटेरे इन कब्रों को लूट लेते थे। बाद में इन कब्रों को खुला ही छोड़ देते थे, जिससे दूसरों के लिए ताबूतों और पुनः उपयोग के लिए लपेटने के लिए मकबरे की खोज करना आसान हो गया था। घरेलू लिनेन भी अक्सर मम्मी रैपिंग के रूप में उपयोग किए जाते थे। कार्बन डेटिंग जैसी आधुनिक रिसर्च तकनीकों की मदद से यह पता चला है कि यह प्रथा व्यापक थी। ताबूत सामग्री, लिनन लपेटन और अन्य सामग्री कभी कभी उस व्यक्ति की तुलना में कई 100 साल पुरानी होती थी जिसके साथ उन्हें दफनाया गया था। नंबर 5, अब हम जानते हैं कि मिस्र के बाहर के म्यूजियम्स में मम्मी हमेशा एक ताबूत में नहीं होती हैं। मम्मी हमेशा उन ताबूतों में नहीं होती हैं जिनमें उन्हें खोजा गया था। कई मम्मी को उनके ताबूत की शैली और सजावट के आधार पर एक ऐतिहासिक तारीख दी जाती है। समय के साथ उन पर आकार, सजावट और धार्मिक ग्रंथों का बदलाव आया, लेकिन 19वीं और 20वीं सदी की शुरुआत में पर्यटकों, वैज्ञानिकों या कलेक्टरों को मम्मी बेची जाती थी। विक्रेता अलग अलग मकबरों के ताबूतों में अच्छी तरह से लपेटी हुई मम्मी रखते थे ताकि लोग उन्हें खरीदने के लिए प्रोत्साहित हो। बेमेल तभी सामने आता है जब एक मम्मी का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया जाता है। मिस्र में मम्मी या कोई अन्य प्राचीन कलाकृति लेना अब बैन है, लेकिन निजी घरों में अभी भी बहुत सारी मम्मी बची हुई हैं जो कि सदियों पहले खरीदी गई थी। एक अटूट परंपरा के बजाय मिस्र की मम्मीफिकेशन परिवर्तनशील थी। अब यह जानना इम्पॉसिबल है कि अगली रिसर्च में हमें और क्या नई जानकारी मिलेगी इन मम्मीज के बारे में। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आपको अगर इस वीडियो में थोड़ी भी जानकारी अच्छी मिली हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।